वैयक्तिक उद्देश्य, इसका अर्थ क्या है? शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य एक प्राचीन उद्देश्य है। इस उद्देश्य के समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। उनका विश्वास है कि व्यक्तियों के बिना समाज कोरी कल्पना है। व्यक्तियों ने ही मिलकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए समाज की रचना की है तथा समय समय पर संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना अपना योगदान दिया है। प्राचीन काल में ग्रीस, भारत तथा अन्य पाश्चात्य देशों में भी शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को प्रमुख स्थान दिया जाता है। मध्यकाल में सामूहिक शिक्षा पद्धति को अपनाने के कारण व्यक्ति के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, परंतु वर्तमान युग में शिक्षा का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक होने के कारण रूसो, पेस्टोलोजी, फोवरेल तथा नन आदि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य पर फिर से बल देना आरंभ किया। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को उसके संकुचित तथा व्यापक अर्थों के द्वारा भली भांति समझाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम इसका एक फिगर देख लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इतना अगर वैयक्तिक उद्देश्य में, अगर शिक्षा के उद्देश्य में कुछ पूछा गया तो आप वैयक्तिक उद्देश्य हेडिंग डाल के कुछ इस तरीके से आप बना देना, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में क्या करना है? आत्मा भी व्यक्ति अथवा बालकों की, ये बालक की शक्ति का सर्वांगीण विकास अथवा प्राकृतिक विकास। और व्यापक अर्थ में आपको आत्मानुभूति, ठीक है, इस तरीके से करना। आपको फिर से समझा दें, आपको एक तरफ संकुचित अर्थ और एक तरफ व्यापक अर्थ। आप इस पहले वाले में आप प्राकृतिक विकास कर सकते हो और इसमें आप आत्मा अनुभूति कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। चर्चा बिंदु, क्या वैयक्तिक उद्देश्य के द्वारा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है? ये चर्चा के बिंदु था। अब हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। व्यक्ति का समाज से घनिष्ठ संबंध है, अतः व्यक्ति के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से समाज का भी विकास होता है। समाज ही एक ऐसा समुदाय है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है, अतः समाज का विकास व्यक्ति के विकास का आधार है। मनुष्य समाज में जन्म लेता है, आरंभ में ही अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोस, देश तथा वातावरण से कुछ न कुछ सीखता है। समाज के अभाव में व्यक्ति का जीवन पाशविक ही रह जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज के अभाव में मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। समाज व्यक्ति के नैतिक चारित्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। समाज उससे शांति एवं सुरक्षा का वातावरण देता है। इस प्रकार सुखी एवं समृद्ध समाज देश को उत्थान की ओर ले जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रेमंड का कहना है, उनका कथन है, जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं, उनका स्मरण रखना चाहिए कि नई समाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी तथा नागरिक बनाना है। साधारणतः समाज के दो रूप माने जाते हैं, राष्ट्र समाजवाद और जनतंत्रात्मक समाजवाद, ठीक है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के संकुचित और व्यापक अर्थ को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। एक तरफ आपको फिर से संकुचित और एक तरफ आपको व्यापक अर्थ। यहाँ पर आपको संकुचित के नीचे आपको क्या कर देना, राष्ट्र समाजवाद और नागरिकता, और इधर क्या कर देना, जनतात्मक या समाजवाद, और इधर कर देना आपको सामाजिक कुशलता, इस तरीके से। फिर आपको नागरिकता में क्या करना है, आपको आर्थिक कुशलता, इस तरीके से। यहाँ पर निषेधात्मक या नैतिकता, विधायक या कुशलता, इस तरीके से आपको कर देना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ये टॉपिक से आपको काफ़ी नंबर गेन कर सकोगे दोस्तों। आगे देखते चर्चा बिंदु में सामाजिक उद्देश्य के संकुचित अर्थ से क्या आशय है। समाज के उग्र में सामाजिक उद्देश्य के संकुचित अर्थ पर बल दिया जाता है। इस रूप में राज्य एक आदर्श रूपी भौतिक सत्ता जो व्यक्ति से कहीं ऊंचा तथा हर प्रकार से उत्कृष्ट है एवं उसकी सब आकांक्षा और इच्छाओं से ऊपर है। इस दृष्टि से व्यक्ति का जीवन राष्ट्र के लिए है, ना ही राष्ट्र व्यक्ति के लिए। अतः राष्ट्र
का यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा आदर्शों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को जैसा चाहे बनाए तथा शिक्षा के द्वारा बालकों को जिस सांचे ढांचे में चाहे डाले। संकुचित अर्थ में राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। इसके अनुसार मानवीय स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग का पूर्ण रूप से सामाजिक कर दिया जाता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति की भावना का विकास किया जाना परम आवश्यक है। व्यापक अर्थ क्या है इसमें देखते हैं। समाजवाद के उदाहरण में सामाजिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ पर बल दिया जाता है। जनतात्मक समाजवाद में समाज के महत्व को स्वीकार किया जाता है, परंतु व्यक्ति समाज के संपूर्ण नगण्य नहीं माना जाता। सामाजिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज सेवा भावना से ओतप्रोत होकर सच्चा देशभक्त नागरिक बन जाता है। अब हम लोग आगे टॉपिक देख लेते हैं। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो भारत प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य और इसलिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उसकी अपनी शक्तियों को पूर्ण विकास करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। किसी भी देश की शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करते समय उसकी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अन्य कार्यों के समान ही शिक्षा भी एक प्रक्रिया है, तो इसके भी कुछ निश्चित उद्देश्य अवश्य होने चाहिए। ये उद्देश्य देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इनका निर्धारण समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर होता है। आगे हम लोग देख लेते टॉपिक दर्शन। ये क्या होता है? अक्सर हमने दर्शन सुना है पर समझे ना है कभी, तो इसको समझ लेते। शिक्षा के उद्देश्य पर दर्शन का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिकवादियों के अनुसार आत्मा, व्यक्ति, व्यक्तित्व का विकास, संबंध क्रियाओं का निर्माण, प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण और समन्वय तथा प्रजाति की प्रगति की प्राप्ति शिक्षा के उद्देश्य थे। परंतु आदर्शवाद के अनुसार आत्मबोधि, चरित्र निर्माण तथा आध्यात्मिक व्यक्ति का विकास आदि शिक्षा के उद्देश्य थे। तो इस तरीके से आपको दर्शन में इतना टॉपिक आपको कवर हो गया तो आपको समझ में आएगा। वैसे भी दर्शन भी एक रचनाएं होती हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं जीवन दर्शन। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन जीने के ढंग का भी शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव पड़ता है। गांधी जी के जीवन दर्शन का शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव स्पष्ट है। राजनीतिक विचारधारा को भी एक बार समझ लेते हैं। राजनीतिक विचारधारा शासन करने वाली सरकारी शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार संभालती है, अतः वह अपने अनुरूपी शिक्षा के ढांचे का गठन करती है। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य का तत्कालीन सरकार प्रभाव पड़ता है। ओके दोस्तों, सामाजिक विचारधारा, इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल समाज को शिक्षित करना तथा उसके जीवन यापन के साधन जुटाना मात्र है। आर्थिक दशाएं किसी देश का आर्थिक स्तर वहाँ की शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करता है। भारत जैसे देश में आर्थिक साधनों की कमी के कारण शिक्षा के ऊंचे उद्देश्यों को निर्धारित करके भी उचित साधनों के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप योजना केवल योजना के रूप में रह जाएगी, व्यावहारिक रूप में नहीं अपनाई जा सकती है। तो आगे हम देख लेते हैं तकनीकी उन्नति। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राकृतिक, ये भी कुछ नहीं। अनौपचारिक शिक्षा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं पॉइंट को। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है, पहला पॉइंट, ठीक है। यह शिक्षा बिना किसी नियम अथवा बिना किसी विधि के प्राप्त होती है। बालक जन्म काल से इस शिक्षा को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से प्राप्त करता चलता है। यह शिक्षा अनुभवों से प्राप्त होती है। उदाहरण, बच्चा जन्म लेने के पश्चात माता के गोद का अनुभव, लोगों के साथ बातचीत करने का अनुभव और बड़ा होने पर खेल के मैदान का अनुभव तथा लोगों के साथ व्यवहार करना आदि परिस्थितियों से अनेक अनुभव प्राप्त करता है। उसे इन्हीं अनुभवों से शिक्षा प्राप्त होती रहती है। तो आप समझ गए होंगे अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। अब हम इसको परिभाषा देख लेते हैं।
अनौपचारिक शिक्षा औपचारिकता से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो औपचारिक शिक्षा सीमा और कमियों की पूर्ति करती है। इस व्यवस्था में औपचारिक तत्व नहीं है जो जन शिक्षा की दिशा में उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। अतः यह औपचारिकता से मुक्ति ही शिक्षा व्यवस्था है। यह सुनिश्चित लचीली शिक्षा व्यवस्था जो समुदाय की आवश्यकतानुसार नगर और ग्राम क्षेत्र के स्थानीय पृष्ठभूमि में बालकों को शिक्षित करती है। अतः स्थानीय परिवेश में प्रविष्ट समाज उपयोगी कार्यों द्वारा जीवन उपयोगी व्यवस्था हेतु तैयार करती है। ये योजना कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम द्वारा निरक्षर को अपूर्ण रूप से शिक्षित करती है। तो ये आप इसकी परिभाषा को स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, पहला टॉपिक ये वाला। दूसरा, स्वावलंबन की भावना विकसित करना। तीसरा, समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना। चौथा, जीवन की उन्नति तथा समृद्धि हेतु तैयार करना। पांचवा, शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु। और छठवा, शिक्षा के सार्वजनिकरण का विस्तार करना। और सातवां, सभी को साक्षर करना। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गए। आगे हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही देख रहे हैं दोस्तों। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम देख लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दूरवर्ती शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था, बहुआयामी, इसको याद रखना। इसके अनेक नामों से जाना जाता है, इसे अनेक नामों से, जैसे कि मुक्त अधिगम अथवा शिक्षा, ओपन लर्निंग और एजुकेशन, पत्राचार शिक्षा, ठीक है, और बाहरी अध्ययन, ये गृह अध्ययन एवं परिसर से बाहर अध्ययन इत्यादि। भारत में इसे दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा के नाम से भी जाना जाता। तो दूरस्थ शिक्षा को हम किसके नाम से जानते हैं? मुक्त शिक्षा के नाम से। तो इस टॉप पॉइंट को याद रखना। दूरस्थ शिक्षा को हम मुक्त शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। भारत में इसे दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा के नाम से ही अधिक जाना जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के ऐसे अप्रचलित एवं परंपरागत उपागम से है जो परंपरागत औपचारिक शिक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है हुआ इससे पृथक मापदंडों को प्राथमिकता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसकी अपनी तार्किक भाषा तथा संवाद विधि है जो शिक्षण संस्थानों से दूर निवास करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित तथा अमुद्रित बहुमाध्यम का प्रयोग शिक्षक एवं छात्र के मध्य संचार माध्यम के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मुक्ति अधिगम, ओपन लर्निंग। मुख्य रूप से मुक्ति अधिगम दूरस्थ शिक्षा के साम्यता आवश्यक रखता है, किंतु इसका पृथक अस्तित्व है। सामान्य शब्दों में मुक्ति अधिगम मानव मस्तिष्क की एक अवस्था है। मुक्त शिक्षा अधिगम पाठ्यक्रम तथा अधिगम अवयव के चिन्ह तथा नियंत्रण में जहाँ तक संभव हो सके छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। मुक्त अधिगम मतलब छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करना। तो अब ये टॉपिक क्लियर हो दोस्तों। अगला वीडियो हम कल करेंगे, तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कर लेना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें दोस्तों।